हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। पिछले वीडियोस में जहां हमने प्रशासक के आचरण और उससे संबंधित आधारभूत मूल्य यथा सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, परानुभूति, निष्पक्षता, तटस्थता इत्यादि को चर्चा का विषय बनाया था। सिविल सेवक जो है या नौकरशाही जो है, वो नौकरशाही में रह करके उसके वो आधारभूत कौन से कार्य करे, उसे कुशल श्रोता बनना पड़ेगा, कुशल वक्ता बनना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सिविल सेवा में जो भी पारदर्शिता है, जवाबदेहिता इत्यादि है, उनको लाने के लिए उसको कुछ मूलभूत कार्य करने पड़ेंगे। जैसे जो भी नीति निर्माण इत्यादि हैं, उन सब कार्यों को उसे परिणित करना पड़ेगा और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लेकर उसको संगठन और संतुलन में बनाए रखना पड़ेगा। राज्य में उथल पुथल होती रहती है, उसको स्थायित्व प्रदान करना, अपने रूल्स और रेगुलेशन से उसे बनाए रखना, इन नीतियों को उसे अपनाना पड़ेगा। जो भी सार्वजनिक जीवन से संबंधित उसकी सेवाएं हैं, फैक्टर्स हैं, जिसमें पारदर्शिता या जन सहभागिता या समाज उपयोगी जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना, इन सबको या जो आधारभूत संसाधन है, इन सबको लोगों के बीच तक पहुंचाना और अपने समस्त कार्य विकास कार्यों की ओर उन्नयन करना। यानी उसके समस्त कार्य जो होने चाहिए, सिविल सेवक के जो कार्य होने चाहिए स्टूडेंट, वो विकास की तरफ होने चाहिए, विकास की ओर अग्रसर हों। वो अपनी सेवाएं सार्वजनिक जीवन में प्रदान कर सके, सार्वजनिक जीवन में वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स उसके समस्त जितने भी कार्य इत्यादि हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति समर्पण भाव से होने चाहिए। इस प्रकार कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य की जो सेवाएं हैं उसको स्थायित्व प्रदान करना, सार्वजनिक क्षेत्रों में संतुलन और सामंजस्य रखना, जन सेवा करना, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, परस्पर सहयोग, जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता इत्यादि तक पहुंचाना। एक जो सिविल सेवक है स्टूडेंट्स, उसे कुशल वक्ता और कुशल श्रोता होना जरूरी है। उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य कर सके, जिससे जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंच सके और जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। जहां तक हो, एक सिविल सेवक को राष्ट्रीय इत्यादि या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रेनिंग के स्तर पर ही उसे नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि इत्यादि का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वो उन नैतिक मूल्यों को अपने संस्कारों में ग्रहण करके सही अर्थों में जन कल्याण का कार्य कर सके। एक सिविल सेवक को कहीं ना कहीं जो बिल्कुल नीचे स्तर है उस तबके को लेकर के विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए। यदि हम एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें सिविल सेवक सत्यनिष्ठा की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि एक सिविल सेवक को सभी प्रकार की लालच इत्यादि का त्याग करके, स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके अपने समस्त कर्म सर्वहित और सर्व कल्याण के लिए करने चाहिए, जन कल्याण के लिए करने चाहिए, समाज के लिए करने चाहिए, समाज के उत्थान और विकास के लिए करने चाहिए। तो सिविल सेवक के लिए सार्वजनिक जीवन से संबंधित कहीं ना कहीं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में 3 आधार माने हैं: पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व का भाव। तो उससे संबंधित सिविल सेवक के लिए 2 तरह के, एक तो आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है और एक कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई है। यानी कि आपके आचार या आचरण मीमांसा और आपकी नीति मीमांसा, यानी कि आचार कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि सिविल सेवक को कहीं ना कहीं आचार नियम और कहीं ना कहीं नीति नियमों को अपनाना आवश्यक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये उठता है कि कोड ऑफ कंडक्ट किसे कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट से क्या तात्पर्य है।
तो कोड ऑफ कंडक्ट लोक सेवक के लिए या फिर नौकरशाही के लिए सरकार के द्वारा अभियोजित वे नियम कानून हैं जिसके तहत व्यक्ति अपने कार्य करता है और उल्लंघन करने पर वे कुछ अभिकरणों के द्वारा उन्हें दंडित भी कर सकता है। तो मैं 20 वर्ड्स में इसे बताना चाहूंगी। लोक सेवक को अनुशासन में बनाए रखने, 2-3 चीजें बता रही हूं, अनुशासन में बनाए रखने, उत्तरदायित्व का पालन हेतु जवाबदेहिता और पारदर्शिता के लिए उनके लिए बनाए गए आचार व्यवहार के नियम हेतु सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के समूह को सिविल सेवा आचार संहिता कहते हैं। यानी कि सिविल सेवा आचार संहिता, सिविल सेवा आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की। तो मैं बता दूं, सिविल सेवा में नौकरशाही में जो मापदंड में बता रही हूं, अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नौकरशाही में अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व का बोध कराने हेतु उत्तरदायित्व इत्यादि का बोध कराने हेतु जो आचार नियम, आचार और व्यवहार से संबंधित सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एक प्रकार से आपके उस रूप में जाने जाते हैं जिसे हम सिविल सेवा आचार संहिता। आपके 20 वर्ड्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिविल सेवा आचार संहिता से क्या तात्पर्य है। तो मैं फिर बताना चाहूंगी, लोक सेवक को अनुशासन में बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता के लिए, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व के बोध के लिए, उनके आचार व्यवहार में के नियमन हेतु सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, नियमावली है, वो कहीं ना कहीं सिविल सेवा आचार संहिता कहलाती है। अब इसमें पूर्ण निष्ठा का होना जरूरी है, सत्य निष्ठा का होना जरूरी है, लोभ लालच से उसे रहित रहना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना पड़ेगा, पुरस्कार इत्यादि से रहित रहना पड़ेगा, जमीन इत्यादि वो नहीं खरीद सकता है। कुल मिलाकर के पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य का पालन करना, राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता, उसका झुकाव किसी राजनीतिक दलगत राजनीति में नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, दलगत राजनीति से उसे परे रहना जरूरी होगा, जिसे हम गैर तरफदारी, तटस्थता अथवा निष्पक्षता का भाव भी कह सकते हैं। सार्वजनिक आलोचनाओं पर प्रतिबंध। होता क्या है, सिविल सेवक एक पक्ष की, एक दल की या किसी दूसरे दल की अपने हिसाब से आलोचना करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है। तो स्टूडेंट, क्योंकि एक लोक सेवक है, उसको तो सभी दलों के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ रहना है। चूंकि उसे सभी दलों के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ रहना है, तो उसका झुकाव किसी एक गवर्नमेंट के प्रति होना ही नहीं चाहिए। तो सार्वजनिक स्थल जो है, जो भी पब्लिक डीलिंग के कार्य है, वहां पर किसी दलगत राजनीति में उसे फंसने की आवश्यकता नहीं है। चंदा देने, चंदा लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए, उपहार लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए। उपहार वो लेगा विभिन्न कंपनियों से, डीलर्स इत्यादि से लेगा, तो कहीं ना कहीं उसे उन सब कामों को करना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। तो उपहार देने, उपहार लेना, चंदा इत्यादि लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए। संपत्ति संबंधी नियम होने चाहिए, अपने परिवार उसके या समय पर उसे उसका ब्यौरा देना जरूरी है। निजी व्यापार पर निषेध, जिसे मैं आपको एक सारणी के रूप में बताना चाहूंगी, जहां हमने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की थी और मैंने आपको बताया था सिविल सेवा में
पारदर्शिता, अनुशासन, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व का बोध कराने हेतु सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून, उसके आचार व्यवहार से जो संबंधित है, कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सेवा आचार नियम के नाम से जाने जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव लोक सेवक के व्यवहार के कार्य के तौर तरीके पर पड़ता है, पब्लिक डीलिंग पर पड़ता है। वो लोगों के बीच क्या कार्य कर रहा है, उनका नियोजन कैसे कर रहा है, उसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया कैसे अपना रहा है। तो सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 को अधिसूचित, आप कुछ नियमों को ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सिविल सेवा आचरण संहिता का निर्माण किया। प्रत्येक, और मैंने आपको फिर बताया, राष्ट्रपति के द्वारा 309 के अंतर्गत सिविल सेवा जो अधिनियम है उसको आपके सामने लाया गया है, और सिविल सेवाओं के इसमें सिविल सेवक के तौर तरीके जो जनता के बीच में वो जा रहा है, पब्लिक डीलिंग का वो कार्य कर रहा है, उनके बीच में वो किस प्रकार से दे रहा है। तो कुछ नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है 50 वर्ड्स में, या लॉन्ग क्वेश्चन आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग पर आ जाए, कोड ऑफ कंडक्ट पर आ जाए। तो आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत तरीके से दिए। प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा का, ईमानदारी का पालन करेगा, और उसको विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव इत्यादि अपराध निवारण से संबंधित शासन की नियतों का पालन करना पड़ेगा। पद के प्रभाव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो फायदा नहीं उठाएगा। चंदा लेने पर प्रतिबंध होगा, उपहार देने और लेने पर होगा, संपत्ति संबंधी उसे ब्यौरा देना पड़ेगा, दलगत राजनीति से उसे परे रहना पड़ेगा। स्टूडेंट, मैंने फिर बताया था आपको, दलगत राजनीति से परे रहना पड़ेगा। शासकीय नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना पड़ेगा। सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन, चंदा देने पर प्रतिबंध होगा, उपहार इत्यादि लेने पर, संपत्ति इत्यादि का ब्यौरा देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के भारत की प्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, शिष्टता इत्यादि से संबंधित, मतलब इनके विरुद्ध वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे भारत की अखंडता पर आघात पहुंचता है, उसके विश्व बंधुत्व के भाव पर एक तरह का आघात पहुंचता है। इस तरह का कोई भी वो प्रतिकूल प्रभाव छोड़ने वाला जो शासन के विरुद्ध हो, इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। यदि वो ऐसा करता है तो वो दंड का भागीदार बनेगा। स्वीकृति के बिना अवकाश इत्यादि नहीं लेगा, और समाचार पत्र के प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से खुले रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करेगा, या इस तरह के भाषण इत्यादि नहीं देगा जिससे पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट पर चोट पहुंच रही है। कोई शासकीय सेवक ना तो दहेज देगा ना लेगा। इस प्रकार से स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट जो है, अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात करते हैं, एक तरह से हम आचार संहिता की हमने जो बात की, तो मैंने आपको बताया था आचार संहिता के कुछ मापदंड: अनुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। इन सब का पालन कराने के लिए जो एक संहिता बनाई गई है, नौकरशाही के आचरण संबंधी कुछ नियमावली बनाई गई है, वो नियमावली कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के, सिविल सेवा आचार संहिता के नाम से जानी जाती है, जिसमें जो सिविल सेवक है स्टूडेंट्स, उन सिविल सेवक के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, यथा उदाहरण के तौर पर उसे ऐसी कोई कार्यवाही, सबसे पहले तो उसे सत्यनिष्ठा और पूर्णतः कर्तव्य और निष्ठा का पालन करना पड़ेगा।
किसी भी गवर्नमेंट के प्रति उसे कहीं ना कहीं दलगत राजनीति से रहित रहना पड़ेगा। उपहार देने इत्यादि पर प्रतिबंध है, चंदा देने इत्यादि पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक स्थानों पर अपने विचार उद्गार नहीं कर सकता है, दहेज देने और लेने पर प्रतिबंध है, संपत्ति संबंधी ब्यौरा उसे देना पड़ेगा, और वो ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे भारत की संप्रभुता, अखंडता और यहाँ का जो विश्व बंधुत्व इत्यादि का भाव है उसमें किसी तरह की चोट पहुंचे। तो एक प्रकार की जो संज्ञानात्मकता है, तार्किकता है, और एक प्रतिबंध जो आरोपित है, कृत्रिम आरोपित है, ऐसा करने पर सरकार के द्वारा कानून के दायरे में बंद करके बनाए गए हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में यदि आप इनका उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के अभिकरण भी हैं। सीबीआई इत्यादि की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे अभिकरण इत्यादि हैं, सतर्कता आयोग की हम बात कर रहे हैं, लोकपाल की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसे भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उनको वो अभिकरण गवर्नमेंट के द्वारा नियत किए गए हैं, अपने अंतरात्मा से नहीं अपितु कृत्रिम रूप से आरोपित है, और उनसे दंडित, उनसे भयभीत होकर एक शासकीय लोक सेवक अपने कार्य को समुचित रूप से करता है। तो जहां हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं उसी प्रकार से कोड ऑफ एथिक्स भी है, नीति संहिता। ये भी सार्वजनिक जीवन से संबंधित अवधारणाएं हैं, लोक सेवकों पर, नौकरशाही पर लागू होता है, और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिविल सेवक सत्यनिष्ठा अथवा छवि की सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नीति से संबंधित संहिता कोड ऑफ एथिक्स को स्वीकार किया। नीति संहिता नैतिक संप्रत्यय, नैतिक मापदंड, नैतिक आदर्श, इनका वो समुच्चय है, इनकी वो यूनिटी है, वो आदर्श, वो समुच्चय जिनका उल्लंघन करने पर ये यानी कार्य, व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि ये वो समुच्चय है, नैतिक नियम, नैतिक आचार, नैतिक नियमावली का वह समुच्चय जिसको स्वीकार करके एक लोक सेवक अपने कार्य व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उसका नियोजन करता है, उसे स्वीकार करता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में जहां कठोरता है, एक तरह से बाह्य आरोपण है, कृत्रिम आरोपण है, वहीं कोड ऑफ एथिक्स में अंतरात्मा की आवाज है, नैतिक नियम है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नैतिकता है जो सार्वजनिक जीवन में ट्रांसफर होती है। तो नीति संहिता कुछ नैतिक नियमों का वह समुच्चय है जो नैतिक मूल्य, आदर्श और नियमों का उल्लेख करता है और कार्य, व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। और इसे जो कार्मिक विभाग है, पेंशनर्स हैं, शिकायत मंत्रालय द्वारा नैतिक आचार संहिता का एक तरह से प्रारूप तैयार किया गया। तो मैंने कहा जहां पर कोड ऑफ कंडक्ट को राष्ट्रपति के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, वहीं पर जो नीति है, कोड ऑफ एथिक्स है, इसे कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ मंत्रालय जैसे कार्मिक, शिकायत, पेंशनर्स इत्यादि के द्वारा नैतिक आचार संहिता कोड ऑफ एथिक्स का। तो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में एक बहुत बड़ा अंतर है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक तरीके से कोड ऑफ एथिक्स का ही एक पार्ट है, कोड ऑफ एथिक्स का ही पार्ट है जिसमें स्वतः ही उसका आचरण, व्यवहार इत्यादि आ जाता है। सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ, ईमानदारी, निष्पक्षता, करुणा, परानुभूति इत्यादि का पालन करना है। संविधान में जो मूल्य है, वैल्यूज है, संप्रभुता, अखंडता इत्यादि, उसे अपनाना है। अपना पूरा का पूरा जिसे कहते हैं समर्पण भाव, जवाबदेहिता, पूरा का पूरा प्रतिबद्धता सरकार के प्रति उसकी होनी चाहिए, और वो अपने पद का एक अंतरात्मा की आवाज से अभिप्रेरित होकर अपने पद का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी भी नहीं करेगा। इस प्रकार जो सिविल सेवक है, कोई शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों से काम नहीं कराएगा, महिला शासकीय सेवा से यौन उत्पीड़न वाली कोई कृत्य नहीं होगा, स्वयं या परिवार के स्वामित्व, संपत्ति इत्यादि का विवरण इत्यादि देना पड़ेगा, खुद की जानकारी के बिना, यानी कि आप उस तरह से कोई भी चीज नहीं जुटा सकते हैं जो सरकार की देखरेख में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने दो बात की थी, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट मैंने कहा राष्ट्रपति के द्वारा वो कृत्रिम अभिकरण के रूप में है, उन रूल्स रेगुलेशंस के रूप में जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
इसमें कठोरता एक बाह्य रूप है, संज्ञानात्मकता तार्किकता है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स ज्यादा व्यापक है। इसमें कुछ आचरण संबंधी आदर्श, मापदंड, नियमावली इत्यादि का समावेश होता है। और वे मंत्रालय जिनका संबंध पेंशनर से है या फिर वो मंत्रालय जो कार्मिक विभाग से संबंधित है, इनके द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया जाता है। तो जहां कोड ऑफ एथिक्स की बात की जाती है, कुछ सत्य निष्ठा का उसे पालन करना है और सरकार के प्रति जवाबदेही होने के साथ साथ प्रतिबद्ध होना चाहिए, उसे करुणा परानुभूति का पालन करना चाहिए, समय पर अपने कार्य का नियोजन करते हुए सामंजस्य और संतुलन संगठन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स की बात द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय उसकी जो रिपोर्ट एआरसी की रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक जो एआरसी की रिपोर्ट है उसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि एक सिविल सेवक को अपने कृत्य या अपने कार्य को करने में कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स दोनों नियमावलियों का समुचित रूप से पालन करना आवश्यक है। यानी कि जो सिविल सेवक है वो सरकार के प्रति, जनता के प्रति कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। उसको अपने समस्त कृत्य यानी उसको अपने समस्त कर्म वफादारी से करते हुए जनता के प्रति करने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर उस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए जिससे कोई सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना हो। दलगत राजनीति से उसे परे रहना चाहिए। उपहार इत्यादि लेना, चंदा इत्यादि देना, संपत्ति इत्यादि का ब्यौरा देना है, सत्यनिष्ठा इत्यादि का जो जनरल नियम होते हैं, उन सबको एक सिविल सेवक को कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, एक सत्यनिष्ठ सिविल सेवक की जवाबदेहिता, पारदर्शिता जनता के प्रति उजागर हो सके। और ये तभी संभव है जब सिविल सेवक ईमानदारी, निष्ठा इत्यादि का पालन करते हुए कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे को और कोड ऑफ एथिक्स के दायरे को समुचित रूप से अपनाएगा। अब स्टूडेंट एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि यदि जो आपके एक तरीके से जब सिविल सेवक का संबंध सार्वजनिक जीवन से होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। पब्लिक डीलिंग का उसका कार्य होता है, लोगों के बीच में उसे जाना होता है और लोगों के बीच में जाते 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 उसमें कहीं ना कहीं वो हवा जिसे हम कहते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन जो होता है, उसके अंदर कब उसके पार्ट का, कब उसके जीवन शैली का अंग बन जाता है, उसे खुद को पता नहीं रहता और वो कुछ इस तरह के कृत्य करने लगता है जो शासन के विरुद्ध होते हैं, जो कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक, दंडात्मक कार्रवाई के आधार बनते हैं। तो एक सिविल सेवक भ्रष्टाचार ना कर सके, उसमें एक तरह का भय, एक तरह के कानून के दायरे का, उसमें कहीं ना कहीं यदि मेरे द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो ऐसा हो सकता है, तो सरकार के द्वारा एक लीगल तरीके से वे अभिकरण, वे संस्थाएं बनाई गई हैं जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पर अपनी नजर रखते हैं, कानून का उल्लंघन करने पर, कानून के दायरे को ना मानने पर उन्हें दंडित करते हैं और जिससे प्रशासन में स्वतः ही संतुलन और सामंजस्य का भाव दिखाई देने लगता है। तो जो भ्रष्टाचार के अभिकरण है उसमें हम जहां बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की जो बात कर रहे हैं 11 फरवरी 1964 में, आपको याद रखना है 20 वर्ड्स में ये आ सकते हैं। संथानम समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें ये सुझाव दिए गए थे और मैं इन्वर्टेड कॉमा में से बंद कर देती हूँ, लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सरकार के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में परामर्श देने की यह एक आयोग है। मैंने आपको क्या बताया, जो लोक सेवक है और लोक सेवा में आकर वो भ्रष्टाचार करता है, लोक सेवा में आकर के वो गलत कार्य करता है, या फिर लोक सेवक के विरुद्ध जो भी लगाए जाते हैं आरोप प्रत्यारोप इत्यादि, कोई अपनी द्वेषता से भी लगा सकता है, तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सके, उन्हें दंडित किया जा सके, इस की के रूप में इसकी सिफारिश की गई है
इस प्रकार से केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य एक उस परामर्श को देना है, वह संस्था जो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, जो लोक सेवक है, सरकार के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उससे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए जो आपके सामने आयोग का गठन किया गया, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में जाना जाता है। यह राजपत्रित अधिकारियों और उसके समान स्तर वाले क्रमिक जो हैं भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की भी ये क्या करता है, जांच कर सकता है। याद रखना, आपके 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग में इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि लॉन्ग में एक पार्ट है, आपको उस लॉन्ग का एक हिस्सा ये आपके पूछे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न अभिकरण बताइए, विभिन्न वो संस्थाएं बताइए, तब आपको सबका थोड़ा थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा। अर्थात संथानम समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए और सरकार के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए रखने के लिए जो परामर्श संस्थान, जो परामर्श समिति इत्यादि का गठन किया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से जाना जाता है। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए भी ये कार्य करता है। राजपत्रित अधिकारी और उसके समकक्ष जो भी हैं उनके विरुद्ध यह संस्था अपना कार्य कर सकती है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगी, सीबीआई का दायरा बहुत बढ़ गया है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। सरकार की प्रमुख एजेंसी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए अभियोजन चलाने का सबसे प्रमुख हाईएस्ट इसे पार्ट माना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की छानबीन करना है। इसे राज्य की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के जो भी कार्य हैं, राज्य की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी कार्य हैं, उन सबको भी सीबीआई के दायरे में ही रखा जा सकता है। और इतना बताना चाहूंगी, जो सीबीआई है उसमें कठोरता दिखाई देती है, उसमें एक प्रकार से वो कहा जाता है, फिर वो कितना है, किसकी गवर्नमेंट चलती है उसके अनुसार ये चलते हैं कि वो निष्पक्ष और तटस्थ रहकर अपना निर्णय करेगा, जो जिसका अधिकारी है उसको वो चीज प्राप्त कराएगा। और फिलहाल विगत कुछ वर्षों में सीबीआई का कद बहुत बढ़ गया है, अधिकतर केसेस इनके पास है, लेकिन ये दुर्भाग्य कहना चाहिए कि साल दर साल निकलते हैं और सीबीआई भी बहुत सारे केसों को सुलझाने में अक्षम रहती है, या बहुत समय तब तक बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका होता है, तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन फिर भी जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसी तरह से जो आपके सीबीआई है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से मुक्ति का वह अभिकरण है जो गवर्नमेंट का सर्वोपरि माना जाता है। कानून विरुद्ध कार्य करने पर उसे दंडित करने का जो मतलब जिसको ये छूट मिली हुई है वो सीबीआई संस्थाएं हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों की भी जांच करना इसके अंतर्गत आता है। अब एक बहुत बड़ा मेन चीज है लोकपाल और लोकायुक्त, जिसकी 2013 में आपको पता होना चाहिए ये बहुत, और ये जो ऑम्बड्समैन समिति है उसका ही एक हिंदी रूपांतरण है। नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिकों के द्वारा दी गई शिकायतों की खोज के लिए व्यवस्थापिका जो आयुक्त निर्धारित करती है वो कहीं ना कहीं लोकपाल है। केंद्र स्तर पर लोकपाल है तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त है, और केंद्र स्तर पर जहां लोकपाल है राज्य स्तर पर लोकायुक्त है। भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है कि 3 प्रमुख है। पहला तो प्रस्तावना है, प्रथम भाग इसका प्रस्तावना है, दूसरा भाग संघ के संबंध में इसकी व्यवस्था डालना है, और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की स्थापना करना है। हम लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 की बात करते हैं। केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। लोकपाल में 8 सदस्य होते हैं, मतलब मैं बता दूं साथ साथ अधिकतम 8 सदस्यों में से 50% न्यायिक सेवा से होने चाहिए, 50%
अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला वर्ग इत्यादि से होने चाहिए। प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है। भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति जो है उसको जब्त करने का इसमें प्रावधान है। लोकपाल के अध्यक्ष और चयन समिति के सदस्यों का मतलब कि लोकपाल के अध्यक्ष और जो इसके सदस्य हैं वो उनका चयन समिति के द्वारा गठन किया जाता है, जिसमें मैं बताना चाहूंगी प्रधानमंत्री, जिसमें आपके प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष का नेता होता है। इसके अतिरिक्त न्याय सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसकी वो अपने समकक्ष अधिकारियों को भी इसके लिए नियुक्त कर सकता है। और ये आपके जो लोकसभा है इसका अध्यक्ष होता है। तो ये सब ये सदस्य ही उसकी नियुक्ति करते हैं और कहा जाता है निष्पक्ष और तटस्थ रूप से होकर इसे अपने समस्त कार्य करने चाहिए। निष्पक्ष और तटस्थ रूप से होकर के ही इसे अपने डिसीजन या निर्णय प्रदान करने चाहिए। यदि हम सूचना के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता और पारदर्शिता की प्राप्ति के लिए इसको जो सूचना का अधिकार है उसको लोग निकलवा सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति का ये बहुत बड़ा अभिकरण है जिसमें व्यक्ति की शक्तियां बढ़ जाती हैं। और इतिहास बताना चाहूंगी, सबसे पहले तमिलनाडु में, देन गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और एमपी में किसी लोक अधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचना तक पहुंचाना। इसका कार्य मैं बता दूं, किसी लोक अधिकारी के द्वारा नियंत्रित जो भी सूचना इत्यादि है इन सबको पहुंचाना है। अब इसके कुछ नियम है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम, ये आपको जनरल किताबों में भी दिख जाता है, अखिल भारतीय स्तर पर लागू है। सभी लोक संगठन से जानने का कानूनी अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। वो उसके लिए कुछ नियम है, जैसे आपको पता होना चाहिए, सामान्य सूचनाओं के लिए 30 डेज है, बाकी आपके 48 डेज है। सूचना नागरिकों तक पहुंचाने के लिए संघ और जो राज्य हैं को पब्लिक एक ऑफिसर पीआरओ की नियुक्ति की जाती है, जो आपको 10 रुपए 1 रुपए का जो भी नियमों के अनुसार चलता है उसके तहत आपको उन सूचनाओं को आपको प्रेषित करता है। आप यदि उससे असंतुष्ट हैं तो दोबारा से आप अपनी सूचनाओं के लिए उसे अधिसूचित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत एसेंस रूप में सार्वजनिक जीवन से संबंधित सार्वजनिक जीवन से संबंधित जो लोक सेवा के कृत्य हैं, लोक सेवक के कृत्य जो हैं, या फिर हम बात करते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की, सुधार आयोग, लोकपाल, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए लोकायुक्त, सतर्कता आयोग, सीबीआई जो है, या फिर आपके कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार के तहत आप वे सभी सूचना एकत्रित कर सकती हैं जिसमें आपको, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट का आवंटन देखना चाहते हैं, क्या उस योजना का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचा। तो स्टूडेंट, एक प्रकार से ये जो कुछ एजेंसीज हैं जिनकी मैंने आपके सामने बात की, सूचना के अधिकार की, द्वितीय प्रशासनिक में कोड ऑफ एथिक्स की, कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं लोकपाल, लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, सीबीआई की हमने बात की है। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो सतर्कता आयोग है, ये सब के सब अभिकरण है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, लोकपाल है, लोकायुक्त है। आप ध्यान रखेंगे, सूचना के अधिकार की हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी एजेंसीज कृत्रिम रूप में सरकार के द्वारा आरोपित होती है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए इन अभिकरणों को समाज में अपनाया जाता है। और यदि इसके विरुद्ध कोई कार्य दिखता है तो उसके प्रति अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही भी की जाती है। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस में बताना चाहूंगी स्टूडेंट, जैसे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता, आचार संहिता या आचरण संहिता,
कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? 20 वर्ड्स का क्वेश्चन हो गया। कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स क्या है? 20 का हो गया। फिर इन दोनों के मध्य 50 का हो गया, दोनों में अंतर बताइए। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के मध्य अंतर बताइए। आपके नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जो अभिकरण है, जो संस्थाएं हैं, सीबीआई, सतर्कता आयोग वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, उसमें से अलग से आपके सतर्कता आयोग पर आ सकता है, सीबीआई पर क्वेश्चन आ सकता है। लोकपाल किसे कहते हैं? सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य? ये 20 वर्ड्स में 50 में आपसे पूछा जा सकता है। तो सार्वजनिक जीवन से संबंधित एक लोक सेवक को अथवा नौकरशाही को समुचित रूप से संतुलन और सामंजस्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और पारदर्शिता, दूरदर्शिता, जवाबदेहिता इत्यादि की प्राप्ति के लिए, अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं उन एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है जिससे समाज में संतुलन और सामंजस्य बन सके। सार्वजनिक जीवन जो है निजी जीवन का आधार है। निजी जीवन ही ट्रांसफर होकर सार्वजनिक जीवन में जाता है। निजी जीवन के जो आदर्श है, निजी जीवन के जो मापदंड है, संतुलन और सामंजस्य के रूप है, वो कहीं ना कहीं सिविल सेवक के व्यक्तित्व में हमें दिखाई देते हैं। एक सिविल सेवक सेतु का कार्य कर सकता है सरकार और जनता के मध्य। वो सही अर्थों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्ति, दूरदर्शिता और कहीं ना कहीं जवाबदेहिता के भाव को समाज में लागू कर सकता है। निष्ठावान होकर वो अपने कृत्य कर सकता है और जब ऐसा होता है तो कहीं भी किसी भी रूप में भ्रष्टाचार की जड़ें हमें दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार स्टूडेंट ये यूनिट कहीं ना कहीं आपके इस रूप में आपको दिखाई देती है, जैसे मैंने आपको कहा था निजी क्षेत्र की एथिक्स। निजी क्षेत्र की एथिक्स क्या है? आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सार्वजनिक नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? सत्यनिष्ठा क्या है? पूछा जा सकता है। राजनीतिक निष्पक्षता क्या है? भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कौन कौन से अभिकरण हैं? राजनीतिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं? सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार से क्या तात्पर्य है? ये कुछ जनरल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। आपके डेफिनेट राजनीतिक अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एजेंसी, सूचना का अधिकार क्या है, लोकपाल किसे कहते हैं, सीबीआई से क्या तात्पर्य है, द्वितीय सुधार आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जिसको आपको एज ए नोट्स के रूप में भी हम प्रोवाइड कराएंगे और जनरल किताबें जो आपके पास है उनमें से इनको निकालकर, इस मैटर को निकालकर आपको अपनी फाइलों में करना चाहिए। इस प्रकार स्टूडेंट यदि हम सिलेबस पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं तो नीति शास्त्र क्या है, नैतिक मापदंड, श्रीमद् भगवद गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी उपयोगिता, महात्मा गांधी का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी उपयोगिता, निजी क्षेत्र की एथिक्स, सार्वजनिक क्षेत्र की एथिक्स, जो प्रशासक है उसका आचरण, उसके मूल्य, राजनीतिक अभिवृत्ति और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, संवेगात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के कार्य क्या हैं, संवेगात्मक बुद्धि हमारे जीवन में क्या प्रभाव छोड़ती है, संवेगात्मक बुद्धि का महत्व बताइए। इसी प्रकार तनाव, तनाव के प्रकार, तनाव के भेद, तनाव का परिणाम, तनाव के उद्देश्य, मतलब तनाव क्यों होता है, तो तनाव प्रबंधन की कौन कौन सी विधियां, जो बायो फीडबैक है, विश्रांति की अवस्था है, सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षकरण है,
योगा है, खेलकूद है, ये सब तनाव से मुक्ति के आधार बनते हैं। इसके अतिरिक्त ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों की बात की जाएगी। जो प्रशासक है, कुशल लीडर्स जो हैं, रिफॉर्मर जो हैं, वो किस तरह हमें शिक्षा देते हैं, किस तरह उनकी बातें, नौकरशाही की बातें हमें अच्छी लगती हैं। और ये सब आपके जनरल क्वेश्चन, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक केस स्टडी, जिसमें किसी केस को लेकर उस पर आलोचना, प्रति आलोचना करते हुए आगे की ओर अग्रसर हुआ जाएगा। धन्यवाद।